बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 19 नवंबर है। इस वक्त पाकिस्तान में हम लोग चीफ खेल रहे हैं। एक ही खबर है, एक ही बात है, एक ही मुबाहिसा है। हर गुफ्तगू का महवर और मरकज़ एक ही बात है कि कौन पाकिस्तान का नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, कौन पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत संभालेगा, किसको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया जाएगा, कौन रिटायर होगा, कौन सुपरसीड होगा। यही बात हो रही है। लेकिन इस तमाम वक्त के दौरान इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल नैरेटिव की जंग जीत रहा है और हमने मैदान को बाकायदा उसके लिए खुला छोड़ दिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में इस वक्त क्या हो रहा है। इंडिया ने जो वारदात डाली है उसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे वज़ीर ख़ारजा वो हैं जिनकी जमात ये कहती है कि हमने फ़ौज की ईंट से ईंट बजानी है। हमारे वज़ीर दिफा वो है जो कहते हैं कि फ़ौज ने पाकिस्तान की अवाम के, कौम के हड्डियों से गोश्त नोच कर खा लिया है। जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज ने कोई जंग नहीं जीती। और फिर हमारे वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने भाई से मशावरत करके ये सब फैसले कर रहे हैं। वही भाई जो कि लंदन में बैठकर पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाते रहे, अपनी बेटी के हमरा जो पाकिस्तान में इस मुहिम को चलाने में उनकी मदद कर रही थी। और साथ ही हमारे वज़ीर दाखिला, उनके बयानात, इन तमाम का तमाम फोकस जो है वो अपने पॉलिटिकल नैरेटिव जो कि वो हार रहे हैं उसको चलाने पर है। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के ख़िलाफ़ हो रही है और इमरान खान साहब अपनी सियासत को बचाने के लिए उन्होंने भी फ़ौज के ऊपर एक दबाव डाला हुआ है। लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल इन फाइटिंग है वो हमारे दुश्मन को इस बात से नहीं रोक सकती कि वो हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना छोड़ दे। एक बहुत ही बड़ा काम हो रहा है इस वक्त नई दिल्ली में और उसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक कंप्लीट एब्सेंस है फॉरेन पॉलिसी की। हमारे यहाँ खारजा पॉलिसी क्या है, कौन चला रहा है, किसने चलानी है, किसने बात करनी है, ये बात तय नहीं है। हत्ता कि मज़हक़खेज़ बात यह है कि हमारे यहाँ इस वक्त एक कुल वक्ती सेक्रेटरी खारजा मौजूद नहीं है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में हमारे जो सेक्रेटरी खारजा साहब थे सुहेल महमूद, वो रिटायर हो गए। उसके बाद जौहर सलीम साहब को एक एडिशनल चार्ज, एक एक्टिंग जो है वो उनको फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया और ये हुकूमत अभी तक एक कुल वक्ती सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस में से ढूंढने में नाकाम है। और इस दौरान होता क्या है मैं आपके सामने खबर रख देता हूँ और फिर इसकी इम्पैक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। इस वक्त जो है वो तीसरी एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद हो रहा है नई दिल्ली में। 2018 में इस सिलसिले का आगाज़ हुआ था। नो मनी फॉर टेरर कि दहशत गर्दी के लिए, दहशत गर्दों के लिए, दहशत गर्दी की और दहशत गर्दों की माली मुआवनत के लिए कोई फंड्स अवेलेबल ना हो। ये कॉन्फ्रेंस, इसका सिलसिला 2018 में फ्रांस में शुरू हुआ। 2019 में इस सिलसिले की दूसरी कॉन्फ्रेंस जो है वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुई और उसके बाद कोविड-19 की वजह से ये कॉन्फ्रेंस का सिलसिला रुक गया था। और अब तीसरी कॉन्फ्रेंस जो है वो नई दिल्ली में इसका इनकाद हो रहा है। 18 और 19 नवंबर को ये कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में और इसके इनॉग्रल सेशन से नरेंद्र मोदी ने खिताब किया। 72 ममालिक के 450 मंदूबीन इसमें शरीक हैं। 15 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदे इसमें मौजूद हैं और इसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट समेत उनके मुख्तलिफ नुमाइंदे और मुख्तलिफ ममालिक के जो मंदूबीन हैं FATF के लिए, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उनकी नुमाइंदगी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में करते हैं, उनके नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। और फिर नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, वहाँ पर अमित शाह की गुफ्तगू जो कि उनके होम मिनिस्टर हैं, इसी तरीके से जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने जो बात की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखिएगा कि ये कौन सा मुल्क कॉन्फ्रेंस कर रहा है और ये बात करने वाला मुल्क कौन है। ये जवाब दिए जा सकते थे हमारे दफ्तर खारजा की तरफ से, हमारे इन वज़रा की तरफ से, जो कि शायद सिर्फ एक मैंडेट लेकर आए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ की तैनाती करनी है। उसके अलावा क्या हो रहा है पाकिस्तान में, महंगाई की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान के अड़ोस पड़ोस में क्या कुछ चल रहा है, वो उनका कंसर्न नज़र नहीं आता। लेकिन वो जो मुल्क इंडिया जो ये कर रहा है, ये वो मुल्क है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस है, जिसके सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान ने डॉसियर तैयार किए हैं। कुलभूषण यादव का मामला, किसको नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा था, किस तरीके से अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्दी के हमलों के लिए इस्तेमाल किया गया। ये मजीद ब्रिगेड का क्या किस्सा है, किस तरीके से BLA के लोगों को ट्रेन किया जाता रहा और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पाकिस्तान के कबायली इलाकाजात से लेकर बलूचिस्तान, कराची,
समेत मुख्तलिफ इलाकों में, दासू डैम अटैक से लेके टीसी गवादर तक, चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर हमले से लेकर जो जो वाक़यात पाकिस्तान में हुए, सरीना कोयटा की पार्किंग में जो कुछ हुआ, उसमें कहीं ना कहीं आपको फिंगरप्रिंट्स इंडिया के रॉ के नज़र आते हैं। और ये वो मुल्क जिसका ऑफेंसिव डिफेंस का डॉक्ट्रिन है, जो ये कहता है कि हम अगर किसी अपने दुश्मन के साथ सरहद पर नहीं लड़ रहे तो हम उसे अंदरूनी तौर पर उसकी फॉल्ट लाइंस को इस्तेमाल करते हुए इतना कमज़ोर कर देंगे। ये पॉलिसी चलाने वाला मुल्क, जिसकी एक ओवर्ट पॉलिसी है, ये छुपी ढकी छुपी पॉलिसी नहीं है, कि वो सी पैक को, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को नाकाम बनाना चाहता है। उसके लिए उसने बजट मुख्तस किया हुआ है, बाकायदा एक सेल बना हुआ, और उस मुल्क का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो खड़े होकर क्या कहता है, मैं खबर आपके सामने रख देता हूँ। इस कॉन्फ्रेंस में, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में, खबर इंडियन एक्सप्रेस की मेरे सामने मौजूद है। इम्पोज कॉस्ट ऑन नेशंस विच बैक टेरर, कि कीमत अदा करनी पड़े उन अक़वाम को, उन ममालिक को जो कि दहशत गर्दी की मदद या मुआवनत करते हैं। पीएम मोदी टारगेट्स पाकिस्तान चाइना एट NMFT मीट। ये डिबेटेबल सब्जेक्ट है। क्या पाकिस्तान वाकई रियासती तौर पर ये सब कुछ करता है, या फिर इंडिया ने पाकिस्तान को दहशत गर्दी का एपी सेंटर करार दिलवाने के लिए एक बड़ा ही मुनज़्ज़म और कामयाब प्रोपेगेंडा किया है पूरी दुनिया में? ये डिबेटेबल सब्जेक्ट है, लेकिन जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं आप वो सुने, और उसका जवाब पाकिस्तान की तरफ से नहीं दिया जा रहा। खबर आगे कहती है कि इन हिज इनॉग्रल स्पीच एट द थर्ड नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस विच इज़ बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली, पीएम नरेंद्र मोदी सेड that if we want our citizens to be safe we cannot wait until terror comes to our homes, कि हम उस वक्त तक का इंतज़ार नहीं कर सकते कि दहशत गर्दी जो है वो हमारे घर में घुस आए, यहाँ पर होने लगे। लिहाजा हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा अगर हम अपने जो सिटीजन्स हैं, अपने शहरी हैं, उनकी हिफाजत चाहते हैं। खबर के कुछ हिस्से मैं आपके सामने रख देता हूँ। इन हिज रिमार्क्स एम्ड एट पाकिस्तान एंड चाइना, Prime Minister Narendra Modi said on Friday that while some countries support terrorism as part of their foreign policy, others do so by blocking action against terrorists, asking the world to unite against such overt and covert backing of terror. Modi said a cost must be imposed on such countries. मैं आपको इसको समझा देता हूँ। वो कहना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी खारजा पॉलिसी, उसकी खारजा पॉलिसी के लिए दहशतगर्दी को वो इस्तेमाल करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। और कुछ ममालिक हैं जिसमें वो चीन की तरफ रेफरेंस दे रहे हैं कि जब अमेरिका और इंडिया मिलकर कुछ इंडिविजुअल्स को ब्लैकलिस्ट करने के हवाले से, उन पर आलमी पाबंदियां लगाने के हवाले से कोई एक्शन लेते हैं तो उसको ब्लॉक करता है चाइना, बीइंग पार्ट ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के रुकन होने के तौर पर चाइना उसको जो है वो रोकने की कोशिश करता है। ये कोई नई बात नहीं है। मज़े की बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने इसका जवाब इफेक्टिवली उस वक्त दिया होता जब अभी चंद महीने पहले, सितंबर के महीने में, जब अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास हो रहा था, हमारे वज़ीर आज़म तो स्पीच करके आ गए, यहाँ पर जो है वो जब जवाब देने की बारी आई, जब नरेंद्र मोदी के जगह जब वहाँ पर उसी UNGA के इजलास में सुब्रमण्यम जयशंकर गए, उन्होंने यही इल्ज़ाम लगाया था, चीन और पाकिस्तान का रेफरेंस दिया था। उस वक्त कोई बात नहीं की गई। हमारे वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने अपनी तकरीर में इंडिया की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का तज़किरा नहीं किया। उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल के इंसिडेंट का जो उसका मिसफायर था 9 मार्च को हुआ, उसका तज़किरा अपनी स्पीच में नहीं किया था। हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब बिलावल वो हैं जो ये कहते हैं, हमें बताने की कोशिश करते हैं कि इंडिया के साथ हमारा मुआशी मुस्तक़बिल जुड़ा हुआ है, हमारी एक इंटरडिपेंडेंस इंडिया के साथ होनी चाहिए। इन तमाम बयानात एक सॉफ्ट किस्म की खुशामदाना और चापलूसी वाली पॉलिसी रखने के बावजूद इंडिया से हमें ये जवाब मिलता है कि वो दुनिया के 72 ममालिक के 450 मंदूबीन को इकट्ठा करके पाकिस्तान और चाइना को इस तरीके से मलाइन करता है। इसके आगे खबर ये कहती है कि स्पीकिंग एट द थर्ड नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हेयर अटेंडेड बाय डेलीगेशंस फ्रॉम 72 कंट्रीज एंड 15 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मोदी ऑल्सो obliquely criticized the West for being focused on terror groups with global outreach, कि उसने पूरी वेस्टर्न ममालिक को, इंडिया ने कहा कि आप तो सिर्फ उन दहशतगर्द गिरोहों के बारे में बात करते हैं जिनकी ग्लोबल आउटरीच है, जो अमेरिका या मगरबी ममालिक को निशाना बना सकते हैं। अब वक्त आ गया कि आप पाकिस्तान के ऊपर फोकस करें, यानी कि उनके कहने का यही मतलब था कि यहाँ पर फोकस किया जाए और पाकिस्तान को सिस्टमेटिकली मुनज़्ज़म अंदाज में इस सारे मामले में ब्रैकेट करने की, पाकिस्तान की तरफ फोकस को शिफ्ट करने की एक
कैलिब्रेट जो है वो कोशिश की गई और मेरा ख्याल है कि बहुत ही सक्सेसफुली की गई। खबर बहुत तवील है, इसमें पाकिस्तान के रेफरेंसेस मौजूद हैं, पाकिस्तान के हवाले से बातचीत मौजूद है, लश्कर तैयबा से लेके जैश मोहम्मद तक की बात उन्होंने की, वहाँ पर उन ग्रुप्स के हवाले से बात की। उसके ऊपर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता और जो जवाब दिया जा सकता था पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से, वज़ीर दिफा की तरफ से, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से, क्योंकि इनके काउंटर पार्ट्स जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर पाकिस्तान के हवाले से ये बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपको कंप्लीट साइलेंस जो है वो नज़र आती है। और इंडिया जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कर रहा है और सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी नहीं, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है उसके बाद से इसका एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक सॉफ्ट किस्म की पॉलिसी जो है वो नज़र आती है। जिस तरीके से हम प्लीड कर रहे हों कि किसी तरीके से इंडिया हमारे साथ बातचीत शुरू कर दे, इंडिया हमें लिफ्ट करवा दे, और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि एक के बाद एक जवाब जो है वो इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है। FATF के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसमें इसी कॉन्फ्रेंस के हवाले से लिखा गया कि एट द थर्ड नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली, FATF प्रेसिडेंट T. Raja Kumar called for a push to tackle terrorist financing and warned that Islamist, extremist and far-right terrorist groups are using covert methods to transfer funds, including the use of crypto assets। यानी कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे 72 ममालिक के 15 ऑर्गेनाइजेशंस के 450 मंदुमीन मौजूद थे। जब आपने उनके सामने बैठकर ये सारा प्रोपेगेंडा किया तो उसका जवाब जब पाकिस्तान की तरफ से नहीं जाएगा तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो नैरेटिव बिल्डिंग है ये किस तरीके से होती है। दे विल बी मोर रिसेप्टिव, वो ज़्यादा कबूल करेंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस किस्म का नैरेटिव जब भी मुस्तकबिल में सामने रखा जाएगा, जब इस किस्म की बातें होंगी। और हमारे यहाँ पर इसका जवाब कोई नहीं दिया जा रहा। एक और इंतहाई अहम मामला कि जो G20 इजलास है उसकी सरबराही अब जो है वो G20 की वो इंडिया के पास आ गई और इंडिया ये प्लान कर रहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में उसके कुछ इवेंट्स करवाए जाएंगे। तो पाकिस्तान का एक आउटरीच इस हवाले से भी नज़र नहीं आता कि उसको रोकने के लिए G20 ममालिक के साथ हमने अभी तक किस किस्म का जो है वो सफारतकारी की है, कौन से डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए हैं कि उन ममालिक को याद कराया जाए कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। इसके हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं और इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में G20 का कोई इवेंट जो है वो उसके जो इलीगल ऑक्यूपेशन है उसको लीगलाइज करने के मुतरादिफ होगा। ये ममालिक इंटरनेशनल जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कवानीन हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर है उसके तहत इनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ये इस किस्म का काम ना करें। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इसका फोकस सिर्फ ये है कि बस आर्मी चीफ़ अपनी पसंद का तैनात कर दिया जाए, एक ऐसा आर्मी चीफ़ जो कि इनके सियासी मुखालिफिन को निमटने में इनकी मदद कर सके। दीज आर द डिटेल्स, वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।